नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू सेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट का पेपर 1 जो आपका 2016 में हुआ था, उसके पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन जो आए थे, उनको हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी सेवा, वेतन, गर्व या फिर छात्रों के साथ विश्वास। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है शिक्षक के लिए वो होता है आपका छात्रों के साथ विश्वास बनाना, आपका मतलब शिक्षक का। ठीक है, उसकी सेवा भी इम्पोर्टेंट होती है, उसका गर्व भी, उसका वेतन भी, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हमें लग रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका पेडागोजी का, शिक्षण शास्त्र से आ गया आपके ईवीएस में। ठीक है, यूपी टेट में इक्का दुक्का क्वेश्चन ही पूछता है पेडागोजी से, वरना तो सारे फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछता है। ठीक है, सी टेट जो आपका होता है वो पेडागोजी बेस्ड होता है, ज़्यादा 90 क्वेश्चन आते हैं लगभग पेडागोजी से। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे कि परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह है एक। अगर आप परिकल्पना को बार बार परीक्षण कर रहे हो और वो गलत नहीं पाया जाता है, तो वह क्या होगा? एक, वह होगा सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए, ये भी आपका पेडागोजी से आ गया। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बता भी रखा है कि सिद्धांत के साथ प्रायोगिक अनुभव जुड़ा होता है। किसी परिकल्पना को बार बार निरीक्षण व परीक्षण करने के बाद जब इस बात का भान हो जाता है, यानी कि ध्यान हो जाता है, पता चल जाता है कि यह परिकल्पना सार्वभौमिक रूप से सत्य है, तो वो क्या रूप ले लेती है? सिद्धांत का रूप ले लेती है। ठीक है, नियम बन जाता है वो एक। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। सॉरी, कह रहा है कि जो हमारा ये निम्नलिखित है, ऑप्शन जो दे रखे हैं, इनमें सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है, ये भी आपका पेडागोजी से है। विचार गोष्ठी और श्रुतिलेखन, श्रुतिलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, तो यही है। आप बच्चों के साथ डिस्कस करोगे, विचार गोष्ठी का मतलब ये हो गया आपने डिस्कस किया और आपने प्लानिंग बनाई, कार्य योजना बनाई। आप लिख रहे हो और कार्य दिया घर के लिए, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। आपने विचार तो करा और फिर उसको लिखवा दिया, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। और ये तो सबसे बेकार होती है व्याख्यान वाली, इसमें बच्चा एक तरह से नीरस होता है। ठीक है, बच्चा ज़्यादा एक्टिव नहीं होता इसमें, व्याख्यान या ये सब वर्णनात्मक जो विधि होती हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। 124 यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये ईबीएस का 4 है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपकी CO2 भी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, मीथेन भी होती है, आपकी हीलियम नहीं होती। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ग्रीन हाउस कैसे गैस से वो क्या काम करती हैं? आपका जो वायुमंडल है उसका जो गर्मी बढ़ाने का काम करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग का काम करती हैं। देख रहे हो ना आजकल गर्मी कितनी हो रही है, तो ये आपकी ग्रीन हाउस गैसों का ही प्रभाव है। ठीक है, ऐसा नहीं कि CO2 हमारे लिए हानिकारक है, फ़ायदेमंद भी होती है। ठीक है, वरना अगर ये CO2 यहाँ पृथ्वी पे ना हो ना, वायुमंडल पे, तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि गर्मी रुक ही नहीं पाएगी और हीट जब रुकेगी नहीं तो यहाँ टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाएगा और जीवन यहाँ फिर असंभव सा हो जाएगा CO2 के बिना। तो इम्पोर्टेंट भी है, बस ज़्यादा हानिकारक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? सिंपल सा आंसर है डेसिबल, ना ही नैनो इकाई, ना ही न्यूटन, ना ही जूल। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे बता भी रखा है कि 5 डेसिबल की ध्वनि अत्यंत मंद होती है, 75 डेसिबल जो है आपका साधारण तेज होता है, और 95 डेसिबल अत्यंत तेज, और 120 से अधिक की ध्वनि तीव्र कष्टदायक होती है। यहाँ पे आपका जो है बहरे हो सकते हो, दिल का दौरा पड़ सकता है, पागल हो सकते हो। तो ज़्यादा जो है आप शोर के से बचो। ठीक है, ज़्यादा शोर में आपको नहीं रहना चाहिए, आपको या किसी भी सामान्य व्यक्ति को।
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे कि निम्न में से किस कलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा किया गया है। हिमानी द्वारा किया गया है, ठीक है। तो लैपिस, यू आकार की घाटी, बी आकार की घाटी या जलप्रपात। तो यू आकार की घाटी। यहाँ पे दे भी रखा है कि निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनदों द्वारा होता है और इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यू के आकार पर हुआ है, जिससे इस घाटी की आकृति मिलती है। अपरदन के कारण इनके दोनों किनारे काफ़ी समानांतर और अंतोदर ढाल वाले बन जाते हैं। जलप्रपात एक प्रमुख प्रवाही जल कृत अपरदनात्मक स्थल रूप है, ठीक है। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। कह रहा है कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। तो बंगाल की खाड़ी में जल कौन सी गिराती है आपकी? सुवर्ण रेखा, ऑप्शन नंबर बी। ताप्ती नहीं होगा, ताप्ती अरब सागर में गिराती है, नर्मदा भी अरब सागर में गिराती है और ये सिंधु भी आपकी जाती है पाकिस्तान की तरफ, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी का तो इसका तो कहीं से कहीं तक नहीं होता हिसाब किताब सिंधु का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। स्वर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। यह भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। यह रांची नगर से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव में रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बोल रहा है, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान कक्षा द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है। ओके, समय से वो अपना काम नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो उस बच्चे को आप क्या, उसके लिए क्या करोगे कि वो सुधर जाए। पहले तो क्या होता था, पहले तो पीटते थे, ठीक है। पहले तो शिक्षक जो होते थे बच्चे को पीटते थे बहुत, वो अपने आप ही सुधर जाता था। लेकिन अब पीटने पाटने का प्रावधान नहीं है, दिक्कत हो जाएगी। देखते हैं अब क्या करते हैं। आपको कुछ दिमाग लगाना होगा उस बच्चे को समझाने के लिए। प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना होगा, ओके। खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना होगा, ठीक है। उसकी आगे पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है, आगे पढ़ते हैं, जो सबसे बेस्ट रहेगा उसको देखते हैं। उसकी अनियमितताओं के कारण को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना होगा, सबसे बेस्ट अभी तक यही लग रहा है। उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी ना, माता पिता को भी नहीं, प्रतिबंध भी नहीं करेंगे। ये पुराने नियम हो गए आपके, ठीक है, जो पहले होते थे। अब आपको थोड़ा सा ऐसा नहीं करना होगा। ऑप्शन नंबर सी सबसे बेस्ट आंसर है इसका, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बोल रहा है आपका, एक सेकेंड, कि मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है। आपका भोपाल हो गया, सिंपल सा आंसर है, पता ही होगा सबको। जो भैया जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो हलवा सा प्रश्न है ये। ऑप्शन नंबर है भोपाल। भोपाल का हृदय, भारत का हृदय कहा जाने वाला मध्य प्रदेश देश विदेश में पर्यटन स्थल, खान पान, शिल्पकारी, बुनकरों आदि के लिए जाना जाता है और मध्य प्रदेश राज्य की ही राजधानी भोपाल है, जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है। चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 30 पर। 130 यानी कि 10वां है हमारा ये, EBS का 10वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है आपका भूमध्य सागर, ठीक है। जो आपका यूरोप है उसको अफ्रीका से जो अलग करने का काम करता है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि भूमध्य सागर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बता भी रखा है, भूमध्य सागर पृथ्वी का एक सागर है जो उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3/4। ओके, यह अंटार्कटिक महासागर से जिब्राल्टर द्वारा जुड़ा है, जो केवल 14 किलोमीटर चौड़ा एक जल डमरू मध्य है। लाल सागर अफ्रीका एवं एशिया के बीच हिंद महासागर का एक नमकीन पानी की खाड़ी है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय
ओजोन दिवस मनाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है 16 सितंबर। ठीक है, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है ओजोन संरक्षण की जागरूकता बढ़ाने के लिए। और यूएनओ ने 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर घोषित कर दिया था। तो 1994 को ये घोषित किया गया था यूएनओ के द्वारा। ठीक है, बस आपको थीम याद रखनी है 2026 की थीम, देख लेना एक बार इसकी थीम। ठीक है, ये 2016 वाली थीम याद नहीं रखनी, नेट पे देख लेना 2016 की नहीं, 2026 की थीम क्या है, 16 सितंबर ओजोन दिवस की। बात करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा बोला किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में आपके यही होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, प्राथमिक उत्पादक तो आपके वही हो गए ना, पेड़ पौधे। ठीक है, ये कह रहे खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी, तो शाकाहारी हमारे कहाँ होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। उसके बाद आपके सर्वाहारी आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता में, फिर उसके बाद मांसाहारी आते हैं तृतीयक उपभोक्ता में, जो कि आपका हायर होता है खाद्य श्रृंखला में। ठीक है, कभी कभी क्या होता है किसी किसी बुक में आपके प्राथमिक उपभोक्ता तो वही होते हैं शाकाहारी, और द्वितीयक उपभोक्ता कभी कभी आपके मांसाहारी बना देता है, और तृतीयक उपभोक्ता आपके सर्वाहारी बना देता है। तो ये आपको देख के चलना पड़ेगा, ज़्यादातर आपको मिलेगा वही प्राथमिक आपके सही है, प्राथमिक आपके हर जगह शाकाहारी मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको तृतीयक उपभोक्ता मांसाहारी मिलते हैं और द्वितीयक उपभोक्ता आपके शाकाहारी मिलते हैं। कभी कभी होता है किसी किसी बुक में। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, कह रहा कि पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रणों को क्या कहते हैं। तो इनको कहते हैं आपके जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, प्रकृति में विभिन्न तत्व चक्रीय रूप से एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं और पुनः प्रकृति में लौट आते हैं। इस प्रक्रिया को खनिज प्रवाह तथा यह चक्र जीव मंडल, वायुमंडल, समुद्र, जलमंडल में होता है। इसे ही जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, जैसे नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र आदि। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। 13 हो गया हमारा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों, ओके दिखा देता हूँ आपको, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। सबसे कम करता है आपका हाइड्रोजन। डीजल भी बहुत करता है, पेट्रोल भी बहुत करता है, कोयला भी बहुत करता है, तो सबसे कम करता है आपका हाइड्रोजन। सिंपल सा आंसर है, क्या ही इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना। अब कह रहे हैं कि संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। ओके, कहाँ पाया जाता है, ये आपका चाइना में पाया जाता है। संकटग्रस्त यानी कि ये विलुप्त होता जा रहा है, और दैत्याकार पांडा है। ठीक है, तो संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा आपका चाइना में पाया जाता है। पांडा को चीनी भाषा में जो यांग माओ या विशालकाय बिल्ली भालू कहते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई। मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर डी। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से क्या हुआ, एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई तथा बहुत सारे लोग अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट मिक नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड तीनों ही ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 17 की। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। गर्मियों में क्या, वो 25 दिसंबर को ही मनाते हैं, लेकिन वहाँ पे गर्मी पड़ती है। तो ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जब यहाँ पे भारत में ठंड होती है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है। ठीक है, और जब यहाँ पे गर्मी पड़ती है तो वहाँ ठंड पड़ती है, तो ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। हकैरा के गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य
जीव का संरक्षण करता है। तो सिंपल सा आंसर है, गिर जो है आपका ये शेर से संबंधित है और ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, जो लगभग आपका 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये आपकी एशियाई शेर के लिए भी फेमस है। अगर आपका कभी क्वेश्चन पूछ ले कि एशियाई शेर के लिए कौन सा अभ्यारण्य फेमस है, तो गिर गिर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। ओके, प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों की बात करें कहाँ, सिंपल सा आंसर कैक्टस, जिसको नागफनी भी बोलते हैं। ठीक है, तो कैक्टस जो है जिसमें कांटे निकले हुए रहते हैं, जैसे ये एक पत्ता सा होता है, इसमें कांटे से निकले रहते हैं। ठीक है, और इसमें से दूसरा पत्ता निकल जाता है, उसमें भी कांटे रहते हैं। तो ये है कैक्टस, मरुस्थलीय प्रदेशों में पाए जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति है। यह सपुष्पक वनस्पतियों का एक वैज्ञानिक कुल है जो अपने मोटा भी आता है, मोटे फूले हुए तने में पानी बटोरकर शुष्क एवं रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। तो आंसर नंबर बी। ग्रीन मफलर संबंधित आपके ध्वनि प्रदूषण से। अब ग्रीन मफलर क्या होता है आपका, जब आपके ये रोड बनता है, ठीक है, आपका जब हाईवे बनता है, नेशनल हाईवे या फिर स्टेट हाईवे बनता है, तो वहाँ पे ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए क्या करते हैं, साइडों में पेड़ लगा देते हैं। ठीक है, पेड़ लगा देते हैं बहुत सारे। तो वे पेड़ क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं जो भी आपका ध्वनि प्रदूषण है, जो भी ध्वनि हो रही है उस रोड पे, जो भी हॉर्न वॉर्न बज रहे हैं, तो वे एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि, और उसी चीज़ को कहते हैं ग्रीन मफलर। ये जो प्रोसेस होता है ना, यही वाला यही होता है, यानी कि जो पेड़ है ना, ये क्या काम कर रहे हैं, मफलर का काम कर रहे हैं। ठीक है, ध्वनि को रोक रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ग्रीन मफलर अधिक आबादी वाले या ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों जैसे सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों में भी लगा देते हैं, जिससे ये जो ध्वनि हो रही है उसको ऑब्जॉर्व करें। राजमार्गों के आस पास की रिहायशी इलाकों में 5-6 पंक्तियों में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है। ठीक है, तो ये ध्वनि से संबंधित है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। सिंपल सा आंसर है सूर्य। अगर सूर्य नहीं होने का तो कुछ भी नहीं होगा, जीवन संभव ही नहीं है, खाना नहीं बना पाएंगे। अब खाना, जब पेड़ पौधे ही नहीं जीवित हो पाएंगे तो वे पेड़ पौधे हमारे लिए खाना नहीं बना पाएंगे, और जब वे खाना नहीं बना पाएंगे तो हम क्या ही खाएंगे। ठीक है, अब आप कहोगे कि आप क्या कहते हैं मांस मछली खा लोगे, तो मांस मछली भी कहाँ से मिलता है आपको, जीवों से ही तो मिलता है, तो वे भी जिंदे नहीं रह पाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जीवन ही संभव नहीं है अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा धरती पे। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। अगर भाई वीडियो पसंद आ रही हो ना, तो यार लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। ठीक है, नए हैं, मतलब नया चैनल सा है हमारा, और सपोर्ट चाहिए यार आप लोगों का। ठीक है, PYQ करेंगे दवा के इस पर, टीचिंग के जितने भी PYQ होंगे, DSSB, UP टेट, CTET, ये सब, उत्तराखंड टेट, ये सब, मध्य प्रदेश टेट। टाइटन किस प्रकार का प्राकृतिक उपग्रह है। सिंपल सा आंसर है, टाइटन जो है आपका शनि का है। सौर मंडल में शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा कौन सा है, पहले नंबर पे वो आपका बृहस्पति है। शनि के 62 उपग्रह हैं। शनि के 62 हो गए और बृहस्पति के कितने हो गए, 79। अगर बृहस्पति के, जुपिटर के पूछ ले तो 79 उपग्रह हैं, पूछ रखा है सवाल। ठीक है, और बुध शुक्र ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है, ये भी पूछ सकते हैं आपका। वरुण नेपच्यून के 13 उपग्रह हैं, इसमें टिट्रोन और मैरिड प्रमुख हैं। ठीक है, और टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये नाम भी दे रखे हैं यहाँ पे, देख लेंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। जो जेट्रोफा है, सिंपल सा आंसर है, जेट्रोफा से आपको बायोडीजल प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन भाई इसमें पानी, इसको बनाने में पानी बहुत लग जाता है। अभी रिपोर्ट आई थी तो उसमें बता रहे थे कि 1 लीटर बायोडीजल प्राप्त करने में आपको कम से कम 10-12 हज़ार लीटर पानी की खपत चाहिए होती है। अब ये जेट्रोफा बायोडीजल आपको मिलता कहाँ से है, ये यहीं से तो मिलता है आपके पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों को आप पानी देना पड़ेगा। तो 1 लीटर बायोडीजल प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम 10,000 लीटर पानी की खपत पड़ेगी। तो महंगा पड़ जाएगा बहुत ही। ठीक है, दिक्कत हो जाएगी बहुत, पानी तो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा इसमें। तो ये है, ये मैं रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूँ, अपने हिसाब से नहीं बता रहा। अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज़पेपर में आया था।
क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? भैया ये हुआ था 1986 में, ठीक है। और इसकी हर 2 साल बाद रिपोर्ट आती है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि FRI कहाँ पे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, FRI का तो पता होगा ना, जो पढ़ने वाले हैं उन्हें पता होगा। कमेंट बॉक्स में बताना कि है कहाँ वो लोकेटेड। भूमंडलीय ताप तापन का कारण है, तो भूमंडलीय तापन का कारण है आपका ये CO2। ये लिमिटेड होना चाहिए, अगर इसकी ज़्यादा वृद्धि करोगे, अगर ये लिमिट में रहेगा CO2 तो हमारे लिए ठीक है। अगर लेकिन इसकी जो मात्रा है वो बढ़ने लगेगी तो दिक्कत हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग होने लगेगी, आपके ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, जो ओशन लेवल है पानी का, ओशन में जो पानी का लेवल है वो बढ़ने लगेगा, आपके बहुत सारे द्वीप डूब गए हैं, बहुत सारे द्वीप डूबने वाले हैं, क्योंकि जो समुद्रों का जो पानी किस तरह जल स्तर वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो CO2 ज़्यादा मात्रा में होगी तो गर्मी पड़ेगी और ग्लेशियर पिघलेंगे और दिक्कत होगी, तो ये है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे, 26 है ये, 40 नहीं है, 140 नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, कहाँ पे पाई जाती है? सिंपल सा आंसर है इसका बी, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में। ऑप्शन नंबर ए गलत, सी गलत, डी गलत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, बोल रहा है कि निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लावा की बात कर रहे हैं, लावा से कौन सी मिट्टी बनती है? तो काली मिट्टी बनती है। काली मिट्टी में किस चीज़ की फसल सबसे अच्छी होती है? कपास की, ठीक है। और ये जो आपका दक्कन वाला एरिया है, यहाँ पे काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में मिलती है, ठीक है। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से होता है। भारत में यह लगभग 5 लाख वर्ग किमी में फैली है। महाराष्ट्र में इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है। इस मिट्टी में चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह बहुत ही उपजाऊ है और कपास के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे कपास वाली काली मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी में नमी को रोकने की प्रचुर शक्ति है, इसलिए वर्षा कम होने पर भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है काली मिट्टी के लिए। बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा बोल रहा है कि वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा समताप मंडल, जो है आपका अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं, ठीक है, वो आने से रोकती हैं। तो समताप मंडल प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। इसे ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो समताप मंडल में क्या होती है? आपकी ओजोन लेयर होती है, ठीक है। और ये क्या कर लेती है? 93.99% जो है इसको मात्रा को अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। अगर ये आपके शरीर पर पड़ेगी तो बहुत सारी समस्या हो जाएंगी। ओजोन परत की जो खोज थी 1913 में फ्रांस के भौतिकविदों फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता, जल का तापमान। सबसे बेस्ट है ये, जल की क्वालिटी की बात कर रहे हैं। और अभी अभी रिसेंटली वाटर क्वालिटी इंडेक्स जारी हुआ है, जिसमें से टोटल कंट्रीज़ हैं 122 और भारत की रैंक है उसमें 120। अब देख रहे हो आप हमारा पानी की शुद्धता कितनी अच्छी लेवल पे पहुंच गई है। 122 टोटल देश हैं और भारत की रैंक है 120। इस लेवल का पानी है हमारे भारत का। और पहले नंबर पर आपकी यही है नॉर्वे, आइसलैंड, चाइना तो नहीं है, सॉरी, USA भी है, जिनको 100% मार्क्स मिले हैं, अंक के आधार पे मिलता है। तो ये है। चलो बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? भैया जैविक कीटनाशक बनते हैं आपके नीम से, ना ही देवदार से, ना ही चीड़ से, ना ही ओक से। तो नीम का वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। नीम भारतीय मूल का एक पूर्ण पतझड़ वृक्ष है। इसका वनस्पतिक नेम अजाडिरेक्टा इंडिका है। नीम की पत्तियां चबाने से रक्त शोषण होता है और त्वचा विकार रहित और कांतिवान होती है। इसके अतिरिक्त नाम की छाल का लेप सभी प्रकार के चर्म रोग और घावों के निवारण में सहायक है।
तो भैया ये था आपका यूपी टेट का पेपर 1 जो 2016 में कंडक्ट हुआ था, और हमने करेंगे ईवीएस के आपके 30 क्वेश्चन डिस्कस। आपको पता ही आपको क्या करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लियो यार, ठीक है, ताकि इस तरह की और भी वीडियो हम आपके लिए टाइम टू टाइम लाते रहें और आपका काम बनता रहे। धन्यवाद।